जी बेटा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक रेडियस, कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स इस चैप्टर के हमारे पास बाकी हैं, जिसको अब हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक या कंसर्न हमारे पास है बेटा, वो एटॉमिक रेडियस है। और एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये है इसकी डेफिनेशन। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल। अब इस न्यूक्लियस से अ, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये हमारे पास कुछ शेल्स हैं फॉर एग्जांपल। और ये इस शेल में सेंटर से लेकर आखिरी शेल तक का जो फासला है, दैट डिस्टेंस इज रेडियस। ठीक है, दैट डिस्टेंस इज रेडियस। न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आखिरी शेल तक का जो फासला होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा रेडियस। ठीक है ना? अच्छा, रेडियस यहाँ पर मल्टीपल हो सकते हैं। मतलब क्या है कहने का मतलब, ये देखो, अभी तो मैंने 3 शेल्स बनाए, तो ये जो सबसे कॉर्नर वाला जो डिस्टेंस है ये आपके पास होल रेडियस काउंट होगा। बट इसके सेकंड शेल तक ये भी एक रेडियस है और इसके फर्स्ट शेल तक ये भी एक रेडियस है। इफ किसी वजह से अगर ये फॉर एग्जांपल तीसरा शेल खत्म हो जाता है, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास जो रेडियस होगा वो क्या होगा? वो सेंटर से लेके सेकंड शेल तक का फासला होगा। दैट इज वाई हम जब भी कभी एटम के रेडियस की बात करते हैं तो हम इसको एटॉमिक रेडियस नहीं कहते, बल्कि एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियाई कहते हैं। रेडियाई बेसिकली प्लूरल है रेडियस का, क्योंकि एटम में मल्टीपल रेडियस पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस है। अच्छा, अब एटॉमिक रेडियस मालूम करना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? क्योंकि एक न्यूट्रल एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, और वो फौरन ही किसी चीज के भी साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाने की कोशिश करता है। एक तो ये वजह हो सकती है, मतलब ये वजह है एटम का रेडियस मालूम करने में जो मुश्किलात आती हैं उसमें एक पहली वजह ये हो गई। दूसरी वजह, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। बिकॉज इलेक्ट्रॉन की जब तक आपको पोजीशन का सही तौर पर अंदाजा नहीं होगा एटम में, तब तक आप रेडियस का अंदाजा नहीं कर सकते। बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर शेल में रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, तो आपको आप यहाँ से यहाँ तक का फासला नाप लेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ पर है, तो आपको एग्जैक्टली जब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी, आप कतई तौर पर रेडियस नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, दूसरी चीज, एटम के अंदर जो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सैंपल है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसमें एक एटम तो होता नहीं है, करोड़ों की तादाद में एटम्स होते हैं। तो अब उसके जो दो, अगर फॉर एग्जाम्पल नेबरिंग एटम्स की बात कर लें, तो ये जो दो नेबरिंग एटम्स होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स का इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर होता है। हमें ये बात पता है कि नेगेटिव चार्ज रिपेल करता है एक दूसरे को, हमेशा रिपेल ईच अदर। नेगेटिव चार्ज जो है वो रिपेल करता है एक दूसरे को। तो इफ नेगेटिव चार्ज इज रिपेलिंग अदर एटम, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो एटम यहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये 3 इश्यूज हैं जिसकी वजह से किसी भी एटम का रेडियस मालूम करना जो है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एट टाइम्स। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अब एटम का रेडियस कैसे मालूम किया जाता है? बाय मींस ऑफ एक्स-रे डायफ्रैक्शन एटम का रेडियस हम मालूम कर सकते हैं। आप फिजिक्स के चैप्टर 8 में एक्स-रे डायफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। तो वो जो एक्स-रे डायफ्रैक्शन का टॉपिक है उसी से ही हम मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के क्रिस्टल का अंदाज़ा लगाते हैं कि उनका क्रिस्टलाइन शेप किस तरीके से है। हम मॉलिक्यूलर शेप्स का अंदाज़ा लगाते हैं। हम उसी की मदद से एटम का रेडियस भी मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम एटम का रेडियस मालूम करना चाहें तो एक तो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिसमें एक जैसे एटम्स हो, जैसे H2, Cl2, O2, N2 एटसेट्रा। ठीक है, और कुछ हमारे पास हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स बेटा वो होते हैं जिसमें अलग अलग एटम्स होते हैं। पहले होमो को देख लेते हैं। होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल को तो मालूम करना का रेडियस तो आसान है। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है।
और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों में H2 बॉन्डिंग हुई हुई, H2 है ये मॉलिक्यूल, ये सेंटर से ले, ये दोनों के न्यूक्लियसेस हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस तक का जो ये टोटल फासला है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है बेटा बॉन्ड लेंथ, इसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। अब चूंकि दोनों एटम्स एक जैसे हैं, तो बॉन्ड लेंथ को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमें एक एटम का रेडियस मिल जाता है, तकरीबन एक एटम का रेडियस मिल जाता है। तो ये एक तरीका है सेम एटम्स के मॉलिक्यूल का रेडियस मालूम करने का। हेटेरो एटम्स में एक ज्योमेट्रिकल तरीका इस्तेमाल होता है, और फिल वक्त मैं ये तरीका आपको सही से समझा नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आप एक पढ़ेंगे, हमारे पास जैसे आर्क्स होती है ना, फॉर एग्जांपल ये एक आर्क है। अब इस आर्क में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो फासला होता है, उस फासले को लिया जाता है, उसका अंडर रूट लेकर दोनों के दो आर्क्स अलग अलग बनाई जाती हैं, दोनों के रेडियसेस को लेकर, नोन रेडियसेस को लेकर डिवाइड करते हैं अंडर रूट में, तो फिर हमारे पास इस आर्क का रेडियस हमें पता चल जाता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो ये इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड तरीका होता है हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के रेडियस को मालूम करने का, और होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स के रेडियस को मालूम करना एज सच कुछ मुश्किल नहीं होता। इज दैट क्लियर? यस सर। सर ऊपर जी वाला सर। सही से वो नहीं हुआ, एक बार तो बताइएगा दोबारा। बेटा सिंपल है, वो सेम मॉलिक्यूल सेम एटम वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे अभी मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी थी, फॉर एग्जांपल 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, अब ये दोनों का सेंटर है, ठीक है, यानी दोनों का न्यूक्लियस है। अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो सेंटर वाला जो ये फासला होता है ना, इस फासले को कहते हैं, जिसने हिस्से में ये बॉन्ड बना हुआ होता है, इस फासले को हम कहते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ। ये टोटल बॉन्ड लेंथ कहलाती है। अब ये जितनी बॉन्ड लेंथ होती यस सर, है उसे सही डिवाइड है कर दो तो हमें एटॉमिक रेडियस पता चल जाता है। सर, बस सेम होना चाहिए, जी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो या क्लोरीन क्लोरीन हो, बिल्कुल, कोई होमो भी में हो। ऐसा होता है, हेटेरो में तो काफी डिफिकल्ट है, वो हमारे कोर्स में क्लियर भी नहीं है तरीका कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ओके सर। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं बेटा थोड़ी सी जरा आयोनिक रेडियस के हवाले से। तो आयोनिक रेडियस आयन का रेडियस होता है। पहले बात तो हम आयन को समझ लेते हैं, आयन क्या होता है। देखो, सोडियम ये एटम है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट इफ इट इज सोडियम पॉजिटिव देन इट इज आयन, इफ इट इज क्लोरीन नेगेटिव देन इट इज आयन, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई चार्ज होता है, कोई चार्ज बॉडी होती है, तो उस चार्ज बॉडी को हम आयन कहते हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज आयन हमारे पास कैटाइन कहलाता है, याद रखिएगा, और नेगेटिव चार्ज आयन हमारे पास एनाइन कहलाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलूंगा। ले लिया सर। ओके, अब बात करते हैं कैटाइंस की। तो याद रखिए, सबसे पहले तो कैटाइंस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैटाइंस मींस पॉजिटिव चार्ज आइंस, पॉजिटिव आइंस को हम कैटाइंस कहते हैं। और कैटाइंस का जो साइज होता है, कैटाइंस का जो रेडियस होता है, वो अपने न्यूट्रल एटम के मुकाबले में कम होता है। कैटाइंस का रेडियस अपने न्यूट्रल एटम के मुकाबले में कम होता है। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको लिथियम की। अच्छा, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। अब जरा अगर इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये आ गया न्यूक्लियस, इसका पहला शेल, और लिथियम का ये दूसरा शेल। अच्छा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इफ मैं चाहता हूं कि लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज आए, तो लिथियम के एटम में से इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल देता हूं। अब जब मैं लिथियम के एटम से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा तो दैट बिकम्स Li+1, ठीक है। अच्छा, Li+1 का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और ये इसका पहला शेल है, 1 इलेक्ट्रॉन तो चला गया। अच्छा, जब वो इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑटोमेटिकली ये शेल भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कितने शेल रह गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है। अब मुझे खुद बताओ, न्यूट्रल लिथियम एटम का साइज तुम्हें बड़ा नजर आ रहा है या लिथियम +1 का साइज बड़ा नजर आ रहा है? सर ऊपर वाले का। लिथियम 3 का। लिथियम न्यूट्रल का, मतलब लिथियम न्यूट्रल एटम का साइज जी। आपको बड़ा नजर आ रहा है और लिथियम चार्ज का साइज आपको छोटा नजर आ रहा है। तो कैटाइंस आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू देयर
न्यूट्रल एटम। अपने न्यूट्रल एटम के मुकाबले में कैटाइंस का साइज छोटा होता है। क्लियर हो गई बात? यस सर। Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। अब कैटाइन के बाद आती है हमारे पास बात एनाइन की। एनाइन किसे कहते हैं बेटा? नेगेटिवली चार्ज आयन को हम एनाइन कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज आयन हमारे पास क्या कहला रहा है भाई? एनाइन कहला रहा है। अब इसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अच्छा, फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन्स होंगे, शेल में इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ जाते हैं, फिर बचते हैं 7, वो आ जाते हैं दूसरे शेल में। अब अगर मैं चाहता हूं F न्यूट्रल से ये F नेगेटिव बने, तो F नेगेटिव बनाने के लिए इसके अंदर मुझे 1 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, ठीक है ना? अच्छा, वो 1 इलेक्ट्रॉन जब इसमें आ जाएगा फिर क्या होगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो उतना ही है 9, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे शेल में अब 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा देखो, अगर टग ऑफ वॉर का मैच हो रहा है और उस टग ऑफ वॉर के मैच में एक टीम में 9 हट्टे कट्टे आदमी खड़े हुए हैं, ठीक है ना, और एक टीम में 8 हट्टे कट्टे आदमी खड़े हुए हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? 9 No वाले। वाले। 9 वाले जीत जाएंगे ना। अब देखो यहाँ पर 9 प्रोटॉन है और इन 9 प्रोटॉन्स को इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है अपनी तरफ। तो बताओ 11 इलेक्ट्रॉन को खींच, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या 9 प्रोटॉन की ताकत इतनी है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकें? No, sir. नो सर। तो इस वजह से जो एनाइंस होते हैं उनका साइज अपने न्यूट्रल एटम के साइज के मुकाबले में बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो प्रोटॉन की पकड़ होती है ना इलेक्ट्रॉन्स पर या शेल्स पर, वो कमजोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से शेल जरा न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, आपने पीरियोडिक टेबल 9 क्लास में देखा होगा। अभी हमारे पास पीरियोडिक टेबल का कोई चैप्टर नहीं है, तो हम पीरियोडिक टेबल अभी फिलहाल आपको नहीं बता रहे, लेकिन आप पीरियोडिक टेबल अगर देखें तो पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते जाएंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाएंगे, वैसे वैसे एटॉमिक साइज कम होगा। तो ये वाली बात मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये बात याद रहे। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप atomic size increase, एटॉमिक साइज नीचे नीचे आते जैसे आते रहते हैं, पीरियोडिक टेबल में बढ़ता रहता है ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 शेल, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे ना वैसे वैसे शेल की तादाद बढ़ती चली जाती है। सही है? अच्छा, अलोंग द पीरियड यानी कि लेफ्ट से राइट, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, डिक्रीज ड्यू टू सेम नंबर ऑफ शेल, सेम नंबर ऑफ शेल होते हैं बट इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ जाता है। क्या मतलब है इस बात का? समझा देता हूं। देखो, सेकंड पीरियड की बात करें तो लिथियम होता है, लिथियम के बाद बेरिलियम होता है, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन। अब इन चारों एलिमेंट्स में सबसे बड़ा साइज होता है लिथियम का, उससे छोटा होता है बेरिलियम का, फिर उससे छोटा होता है बोरॉन का, फिर उससे छोटा होता है कार्बन का। अच्छा, सारे के सारे एलिमेंट्स में जो टोटल नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ना वो 2, मतलब इन चारों एलिमेंट्स में 2 शेल्स होते हैं। 2 शेल्स होते हैं तो सर साइज सेम होना चाहिए, साइज सेम नहीं हो सकता बेटा। देखो, इसमें 3 प्रोटॉन होते हैं और इन 3 प्रोटॉन को 3 इलेक्ट्रॉन को खींचना होता है। बोरॉन बेरिलियम में 4 प्रोटॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन को खींचना होता है। 5 प्रोटॉन इसमें होते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन को इसको खींचना होता है। 6 प्रोटॉन इसमें होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को इसमें खींचना होता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पॉजिटिव की
तादाद बढ़ने की वजह से पॉजिटिव अपनी तरफ नेगेटिव को ज्यादा पावर से खींचने लगेगा, जिसकी वजह से ये जो दो शेल होंगे ये मजीद कॉन्ट्रैक्ट होकर जरा न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे। बात समझ में आ गई बेटा सारी? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लें। सर पर पॉजिटिव की अगर वो बढ़ रही है तादाद तो वो तो उसकी भी इलेक्ट्रॉन की भी तो सेम है नेगेटिव की। बेटा तो इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है वो मसला नहीं है, लेकिन प्रोटॉन की जब तादाद बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पावरफुली खींचेगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ थोड़ी खींचेगा, इलेक्ट्रॉन जिस शेल में वो भी तो थोड़ा करीब की तरफ खींच जाएगा ना, तो साइज छोटा हो जाएगा। ओके सर। अच्छा जी, अगली बात आ गई बेटा हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम। रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, किसी एटम में से कम वो एनर्जी जिससे एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। मान लो ये एक एटम है और इस एटम में ये पहला शेल की एनर्जी 20 है, दूसरे शेल की 40 है, तीसरे शेल की 60। ठीक है। अच्छा, अभी इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल पहले शेल में, सही है। अगर मैं इस एटम को 20 की एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो क्या होगा? ऊपर वाले शेल में चले जाएगा। ऊपर जाएगा सर। इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले शेल में आ जाएगा। अच्छा, फिर मैं इसको दोबारा 20 की एनर्जी प्रोवाइड करूं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फिर ऊपर आ दोबारा जाएगा ऊपर 60 चला वाले जाएगा। शेल में। मजीद ऊपर वाले शेल में आ जाएगा। अगर मैं इसे दोबारा 20 की एनर्जी प्रोवाइड करूं तो अब क्या होगा? आई थिंक लेगा ही नहीं ना। अब ये यस सर। एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, क्योंकि अब कोई एनर्जी लेवल उसके आगे बचा नहीं है। तो अब वो अल्टीमेटली उसके पास जो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब तो कर ली लेकिन एनर्जी लेवल नहीं है, तो अब वो कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। अच्छा, अब मुझे अगर बताओ मैं, सर पर किसी भी एटम में तो इन्फिनाइट शेल होते हैं तो ऊपर वाले शेल में नहीं जा सकता। बेटा इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि वी डोंट नो कितनी कितनी एनर्जी के शेल्स होते हैं, लेकिन ये असल में वैल्यू फाइनाइट ही होती है, वरना इलेक्ट्रॉन तो कभी एटम से बाहर ही नहीं निकलेगा ना। यस सर। इनफाइनाइट इसलिए कहते हैं कि वी डोंट नो, हो सकता है पॉइंट्स का डिफरेंस हो शेल्स में। एक शेल की एनर्जी है 50.2 और एक की एनर्जी है 50.3, तो वो तो ज्यादा ही हो गई ना। इनफाइनाइट हम इस लिहाज में कहते हैं, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तो होगी। अच्छा, अब मुझे जरा यस ये सर। बताइए कि इस एटम की आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुई, जो मैंने भी यहाँ एग्जांपल दी है। 60। नहीं, 60 तो नहीं है, 20 होगी ना। अच्छा हाँ, इसकी आयोनाइजेशन तो पोटेंशियल टोटल बेटा नहीं करेंगे। 20 है। नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन अच्छा। जिस एनर्जी से बाहर निकल जाए एटम से, वो एनर्जी काउंट होगी ना। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। क्या इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? तो जवाब होगा नहीं सर। क्या इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला? तो जवाब होगा नहीं सर। क्या इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया? तो जवाब होगा जी सर। तो जिससे बाहर निकला वो कहलाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर हुई बात? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब इस वाले केस में भी जरा बात को समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम सॉलिड है, उसको 100 जूल की एनर्जी दी, लिक्विड हो गया। 100 जूल की एनर्जी दी, दोबारा गैस बन गया। 100 जूल की एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब बताओ आईपी कितनी होगी इसकी? 100। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर यही होगा कि इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो कितनी है? 100 ही है। क्योंकि ये जो 100 है, ये इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा, इससे सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। इसे आप कहते हो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यस सर। ठीक है। और इस वाले 100 एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला, इसे आप कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ रहे हो यस बात? सर। ये आईपी है। ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं बेटा। ले लिया। अच्छा जी,
अब वो फैक्टर्स जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल पर असरअंदाज होते हैं, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल के, यानी कि जैसे जैसे किसी एटम का साइज बढ़ता है वैसे वैसे उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है। क्यों सर? बेटा बहुत आसान है, देखो ये एक एटम है जिसमें ये 2 शेल्स हैं, ठीक है, और ये एक एटम है जिसमें ये 3 शेल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन यहां है और इसमें इलेक्ट्रॉन यहां है। अब यहां से यहां पर प्रोटॉन का यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है वो इतना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। अब इसमें फासला यहां से लेकर यहां तक का है। मुझे एक बात बताओ, अगर 2 मैग्नेट्स को मैं इतना करीब रखूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी या इतना करीब रखूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी? सर नहीं, ऊपर वाला में सर, जो ऊपर वाले पे। ऊपर वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इन दोनों को अगर मुझे अलग करना है तो मुझे जो फोर्स लगानी पड़ेगी एक्सटर्नल फोर्स वो भी तो ज्यादा लगानी पड़ेगी ना। यस सर। तो Yes, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा तो उसको बाहर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत स्ट्रांग होगी, तो उसको बाहर निकालने के लिए मुझे मेहनत भी तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। यस सर। और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होगी और उसको मुझे बाहर निकालने के लिए उतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी इस पे करनी पड़ी। क्या ख्याल है? यस सर। यस सर। बस यही तो बात समझा रहा हूँ कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा। सर मतलब अगर उस पर आप जो है नीचे वाले पे अगर 20 की एनर्जी लगाएंगे तो उस पर डबल 40 की लगानी पड़ेगी, ऐसा ही है, ये कैसे? कहना चाह रहे हैं ना? ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी एटम में जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। आसान लफ्जों में क्यों भाई? भाई जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे इलेक्ट्रॉन को पावरफुली अपनी तरफ खींचेंगे भी तो। बात समझ में आई? यस सर। जब वो ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो उसी इलेक्ट्रॉन को आपको एटम से बाहर निकालने के लिए मेहनत भी तो ज्यादा करनी पड़ेगी ना। यस सर। ठीक है। अच्छा अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट। जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतनी कम होगी। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? देखो शील्डिंग इफेक्ट होता है बेटा, जैसे मिसाल के तौर पे इस न्यूक्लियस, ये आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन से पहले ये दूसरे शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले शेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर होगी ना, वो जरूर थोड़ी कमजोर होगी, क्योंकि बीच में रुकावटें भी तो है ना। अगर मैं 2 मैग्नेट्स के बीच में एक लकड़ी रख दूं तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगी बजाय यस डायरेक्ट सर। कांटेक्ट के। तो इस इफेक्ट को कि इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के बीच में एटम के बाकी इलेक्ट्रॉन का आ जाना शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगी, क्योंकि न्यूक्लियस की आखिरी इलेक्ट्रॉन पर पकड़ कमजोर हो जाएगी। जब ये पकड़ कमजोर हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि ऐसे एटम्स जिनकी लो आईपी होती है, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होती है, वो एटम्स गुड मतलब रिएजेंट्स होते हैं, यानी कि वो रिएक्शंस बहुत अच्छे करते हैं और स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। लो आईपी का मतलब अच्छे रिएक्शन करने वाले सब्सटेंसेस। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस यस सर। सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे चलेंगे। ले लिया। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन एटम। ठीक है, इन लफ्जों पे गौर करना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या थी? मिनिमम एनर्जी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? मिनिमम एनर्जी रिलीज फ्रॉम एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यानी के लिए वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कोई भी एटम भले ही अनस्टेबल ही क्यों ना हो,
अगर उसे इलेक्ट्रॉन हासिल करना होता है ना, तो उसे अपने अंदर से एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। पता है क्यों करनी पड़ती है? अब समझाता हूं। देखो ये एक एटम है, और इस एटम में फॉर एग्जांपल इस एटम की एनर्जी है 400। अच्छा, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से बाहर निकलता है ना, बाहर आने वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत हाई एनर्जी पर होता है, क्योंकि आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेकर आ रहा होता है ना। फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है 1000 जूल्स। अब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से तो बाहर आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके जितने टाइम में इस एटम के करीब आएगा, ये अपनी सारी, बल्कि सारी नहीं, अच्छी खासी एनर्जी गवा चुका होगा। यानी कि इस एटम तक आने के लिए इसने अपनी एनर्जी को खर्च किया होगा। अब यहां आते आते इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई है फॉर एग्जांपल 200, 800 की एनर्जी इसने खर्च कर दी। अब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में जाए, उसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि ये एटम 400 से अपनी एनर्जी खर्च करके 200 कर दे, तो इस इलेक्ट्रॉन इस एटम की एनर्जी सेम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन इस एटम में आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं से 200 की एनर्जी गेन कर ले, तो 400 इसकी एनर्जी, 400 इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इस एटम में आ जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है सिर्फ एनर्जी लेवल के अंदर। अब ये अभी ये फिलहाल किसी एनर्जी लेवल में नहीं है जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर सके। तो अब तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया, और वो ऑप्शन क्या है कि ये एटम अपनी एनर्जी को लूज करे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये एटम अपनी एनर्जी को लूज करने लगेगा। कितनी एनर्जी लूज करेगा? 200 की एनर्जी लूज कर देगा। अब इस एटम की एनर्जी 400 से 200 हो गई। अब इस एटम की सर एनर्जी और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम हो गई। अच्छा, ये जो लूज होने वाली एनर्जी है इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में आ जाएगा। मारिया कुछ कह रही थी आप? सर एटम और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होनी चाहिए जी इलेक्ट्रॉन को एटम में वापस आने के लिए। जी बेटा, वापस नहीं आ रहा, क्योंकि निकला तो ये इस एटम से है ना। वापस नहीं आ रहा, किसी और एटम में जा रहा है। सही, ये किसी और एटम में आ रहा है। अच्छा जी जी सही। बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ में आई? यस सर। जी सर। सर ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फैक्टर्स क्या उस पर असरअंदाज होते हैं? तो एटॉमिक साइज, जितना एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत। ठीक है ना? एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से ना इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत नहीं बढ़ती, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की सलाहियत बढ़ती है। क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है वैसे वैसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, और कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना आसान हो गया है, अंदर डालना मुश्किल हो गया है। समझ में आ रही है ये वाली बात? दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। सर एक बार बता दें। मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है लव या अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। फैक्टर ये कह रहा है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज के बढ़ने से आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होने का मतलब ये है कि एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो गया है। तो जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को डालना तो मुश्किल हो गई ना बेटा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। क्लियर हो रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज, जिस एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की ताकत बढ़ जाएगी। सही है, सिंपल सी बात है। प्रोटॉन जितने ज्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे ना बेटा, दैट्स व्हाई। यस सर। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है बेटा? कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनके शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। एटम को स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो बड़ी अजीब बात कर दी, अभी आपने बताया था कि 2 शेल की जगह भी होती है,
2 के बाद 8 होती है, 18 होती है, फिर 32 होती है, फिर 50 होती है। अब आप कह रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो स्टेबल हो जाएगा। भाई 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये सुकून में आ जाएगा शेल। मैंने ये नहीं कहा कंप्लीट हो जाएगा, मैंने कहा स्टेबल हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो। अब 2 एटम्स है मेरे पास, फॉर एग्जांपल एक एटम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एक एटम के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की सलाहियत इस वाले एटम की होगी, बी एटम की, या ए एटम की होगी? ए एटम की होगी। ए की होगी सर। ए की इलेक्ट्रॉन हासिल करने की ख्वाहिश ज्यादा होगी क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन कम है स्टेबिलिटी के मुकाबले में। बी में कम से कम 8 तो है ना, जितने से वो स्टेबल हो सकता है। बात यस समझ में आ सर। गई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पॉइंट ये है। यस सर। अच्छा, अब एक आखिरी बात और आपसे करता चलूं, हमेशा याद रखना कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, कंपाउंड जब भी बनता है 2 चीजों के दरमियान बनता है ना, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। हमेशा याद रखना कंपाउंड हमेशा 2 चीजों में बनता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 चीजों के दरमियान बनता है ना, तो इसमें जो सबसे बेहतरीन पॉसिबिलिटी वो क्या है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम से कम होनी चाहिए। किस वाले की? पॉजिटिव वाले की। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ज्यादा होनी चाहिए। वो ज्यादा होनी चाहिए। किसकी बेटा? नेगेटिव वाली की। यानी अच्छा कंपाउंड कब बनेगा? जब लो आईपी हो और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। ले लिया सर। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो मैं चैप्टर 4 जब पढ़ाता हूँ तब पढ़ाता हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को शायद इतना ज्यादा क्लियर ना हो, इसलिए मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर 3 का ही टॉपिक है, लेकिन मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चैप्टर 3 में पढ़ाता नहीं हूँ। सही है ना? ये चैप्टर 4 जब हम पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, तो फिर मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा दूंगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाता है। अब जो इंशाल्लाह हमारी अभी जो 7 बजे नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर मैं इसके पास्ट पेपर्स डिस्कस करूंगा और आज ही इस पूरे चैप्टर नंबर 3 को हम वाइंड अप करेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट डे में क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। 7 बजे आपसे मुलाकात करते हैं। जी, तो मैं ये कह रहा था कि इस चैप्टर के मैं सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को नहीं कराऊंगा, कुछ एक आध न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा अभी की क्लास में, हम जो कर सकेंगे जितने कर सकेंगे, बाकी आप खुद करेंगे ताकि आपकी खुद प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स की कसीर कोई तादाद तो है नहीं हमारे पास जो मैं आपको बहुत सारे कराऊं और आप बहुत सारे देख लें और फिर आइडिया करें। लिहाजा कुछ न्यूमेरिकल्स मैं करवा देता हूँ। पहला न्यूमेरिकल है 1993 में आया है। कह रहे हैं कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर हाइड्रोजन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट। वेव नंबर मालूम करना है v बार। इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट। n1 और n2 दो वैल्यूज होंगी। अब बताइए n1 कौन है और n2 कौन है? सर n1 2 है और n2 5। वेरी गुड। और इसमें रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। सॉल्यूशन करें। और इसके वेव नंबर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 109678 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ये वेव नंबर का फॉर्मूला है, जाके आप थ्योरी में देख सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करें बेटा
प्लस माइनस माइनस करें, जो भी हो रहा है सब कर करा के मुझे आंसर बताइए। सर नीचे करिएगा एक मिनट। 32.38 जी 230 32.38। 32.38। ऊपर से देख के तो नहीं बता रहे, कैलकुलेट किया है ना? नहीं सर, कैलकुलेट जी करा है, एग्जैक्ट चाहिए आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वेव नंबर का आंसर, और इसी के साथ न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व। बस ये करना था। तो अब आप लोग न्यूमेरिकल को देखकर अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना एक तो कितने छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। तो पेपर में अगर ये आता होगा यस सर। तो या तो सर एमसीक्यू में 1 नंबर के लिए आता होगा या 2 आ जाता होगा, इससे ज्यादा के लिए क्या है। ठीक है, यस सर अच्छा जी। अब ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ है। इसमें आपको मालूम करना है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, R2 मालूम करना है आपको। ठीक है, N2 इसमें दिया हुआ है, N जो है वो इसमें क्या है, 2 है। अच्छा, कुछ चीजें कुछ वैल्यू आपको कांस्टेंट्स की बताई हुई है। पहले तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 27 अर्ग डॉट सेकेंड जूल पर सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट होता है, ये यूनिट दूसरा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 28 ग्राम, किलोग्राम में -31 होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको बताएंगे 4.8 एक्सपोनेंट -10 ESU इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे आता है ये। और अच्छा, आपसे कह रहे हैं रेडियस मालूम करें। अच्छा, इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में मालूम करें। अच्छा, अभी एंगस्ट्रॉम यूनिट्स ये वाला जो इन्होंने मेंशन किया ना, इसे एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में मालूम करें। थोड़ा सा मसला सिर्फ इस वजह से है, वरना न्यूमेरिकल ये भी बड़ा सीधा सीधा सा है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 पाई m z e स्क्वायर, यही होता है। 2 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर। चेक करेंगे, यही है रेडियस का फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था। सही कर लेता हूँ। नहीं पाई पे स्क्वायर है। 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर, मुझे भी शायद यही याद पड़ रहा है, देख लेते हैं। खैर, यस सर अब N2 H2 अपॉन 4 पाई स्क्वायर MZE स्क्वायर है। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय h का स्क्वायर यानी कि 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 29 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और 4 ऐसे ही आएगा, पाई स्क्वायर भी ऐसे ही लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू m तेरा 9.11 एक्सपोनेंट माइनस 28 ग्राम मल्टीप्लाई बाय z। z जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने कहा है हाइड्रोजन एटम ना, तो हाइड्रोजन एटम में सर प्रोटॉन होता है। कंफर्म कर ले पहले। क्या हुआ? सर ये जो 10 की पावर -27 है 29 है। माइनस ये -27 है, हाँ 27 है, सॉरी -27 है। और Z का जैसे मैं बता रहा था कि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 हमने पुट किया। और E स्क्वायर यानी कि ये 4.8 एक्सपोनेंट, सर पाई जो है 3.142 लेना। हाँ 3.142 ले लीजिएगा, या 22/7 ले लीजिएगा, जो सही लगे। अब इन सबको जरा मल्टीप्लाई डिवाइड करें और मुझे आंसर बताएं। 12 ले लें 2.12 2.12 एक्सपोनेंट -8। एक्सपोनेंट -8। अच्छा, यूनिट क्या होगा? ये जो ESU सिस्टम है इसके अंदर, ब्रिटिश यूनिट सिस्टम है, इसमें बेटा लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, और स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेंथ का यूनिट मीटर होता है। ठीक है ना, तो इसका यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर ही आएगा। अच्छा, अब
एक फैक्टर मैंने आप लोगों को जब ये रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा था तो बताया था कि 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट जो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर्स के, या फिर 10 की पावर -8 सेंटीमीटर्स की। तो अब यहाँ पर -8 सेंटीमीटर हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, तो इस -8 सेंटीमीटर को मैं एंगस्ट्रॉम से चेंज कर सकता हूँ ना, तो सिंपली ये आर हो जाएगा 2.12 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। सिंपल हो गया आंसर। क्लियर हुई ये वाली बात? यस सर। यस सर। ठीक है, आंसर भी यही आ रहा है हमारे पास 2.116। हाँ ठीक है, तकरीबन 2.12 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आ रहा है। सही भाई, तो ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व कर दिए। इनको इनके सॉल्यूशन को देखकर मुझे लगता है कि आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये इतनी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लोग करें। अच्छा, मैं अब आ जाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले सवाल पर ना। ये रहा, what rules and principles are violated in the following electronic configuration? Also write correct electronic configuration. इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कौन से रूल्स वायोलेट हुए हैं ये आपको बताना है, और करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको लिखनी है इनकी। ठीक है ना, तो अभी वो करते हैं। खैर, ये रहा, what rules and principles are violated in the following electronic configuration? इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में कौन से रूल्स और प्रिंसिपल्स वायोलेट हुए हैं, ये आपको बताना है। अच्छा देखो, इसकी मैं एक ना सिंपल ट्रिक तुम्हें बता दूंगा। उस ट्रिक के जरिए आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा रूल और प्रिंसिपल जो है वो वायोलेट हुआ है। बाकी कॉन्सेप्चुअली बात करोगे तो कॉन्सेप्चुअली भी समझाऊंगा, साथ में ट्रिक भी बता दूंगा। 4 रूल्स थे हमारे पास, अगर आपको याद हो। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, उसके बाद हमने पढ़ा था N+L रूल, फिर पढ़ा था हमने ऑफ बो, और फिर हमने पढ़ा था हुंड्स। इन दोनों को अलग अलग नहीं लेते, ये दोनों का पेयर है, ये दोनों एक साथ ही लेते हैं। यानी कि टोटल अब आपके पास जो रूल्स आ जाते हैं वो कितने आ जाते हैं? 3 आ जाते हैं। एक ये है, एक ये, और एक ये। 3 रूल्स आ गए। ठीक है, पहले मैं ट्रिक बता देता हूं कि ट्रिक क्या है। अच्छा, इसमें क्या वायोलेशन हुई, इसमें क्या वायोलेशन हुई, इसमें क्या वायोलेशन हुई, और इसमें क्या वायोलेशन? अच्छा, इसमें वायोलेट हुआ है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसमें पॉली वायोलेट हुआ है। ठीक है, अच्छा पहचाना कैसे वो अभी ट्रिक बताऊंगा। पहले मुझे एक बात बताओ, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन की जगह होती है? 2 सर 2 की 2 होती है। सर। यहाँ कितने दिखे हमें? 3 सर यहाँ 3। ठीक 3 है ना। तो ट्रिक ये है कि कभी अगर ऑर्बिटल की टेंडेंसी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हों तो समझ लेना पॉली वायोलेट हुआ। मतलब एस में 2 आते हैं, 3 लिखे हुए हों, पी में 6 आते हैं, 8 लिखे हुए हों, डी में 10 आते हैं, 12 लिखे हुए हों, एफ में 14 आते हैं, 15 लिखे हुए हों। यदि मैक्सिमम टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा नजर आए तो समझ लेना पॉली वायोलेट हुआ है। अब इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ। 1s2 2s 2s2 2s2 और 2p 2b1 1 वेरी गुड। सर। जी, सर ये पॉली इसमें वायलेट कैसे हो रहा है? आई मीन पॉली का जो वो थी, क्या कहते हैं, जो लॉ था वो तो ये था ना कि उसके बारे में कि 4 क्वांटम नंबर में से 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। जी बेटा ऐसा ही है। आई मीन अगर 3 होगा तो एक सेम नहीं होगा, तो ये कैसे हमें पता चलेगा? उसमें तो इस बारे में था भी नहीं। जी बेटा, मैंने कहा था मैं अभी शुरू में सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुको, मैं अच्छा कॉन्सेप्चुअली इस बात को समझाता हूँ। ठीक है, ओके सर। अच्छा अब ये दूसरा रूल है। अब दूसरे रूल में देखो, सीक्वेंस देखो, 1s2 2s2 2p6 सही आ रहा है, 3s2 3p6 सही आ रहा है, 3p6 के बाद आता ये है गलत है 4s, आगे से। 4s आता है ना, यस सर। और 3d यस बाद 4 में आता है। 2। यस सर 3d। अगर सीक्वेंस में कोई यस बिगाड़ सर। नजर आए ना, सीक्वेंस में कोई बिगाड़ नजर आए तो समझ लेना N+L
और ऑफ बॉ, क्योंकि ये दोनों एक साथ रहते हैं, ये वाला वायोलेट हुआ है। ठीक है, अब इसकी करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 और 3d3। 3। 3। समझ गए? यस सर। तो सर लिखेंगे भी दोनों लॉ, मतलब n+1 एंड ऑफ बो के ये अप्लाई हो रहा है? जी बेटा, दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ओके सर। अच्छा इधर कौन सा वायोलेट हो रहा है? तो ये तो सीक्वेंस गलत है, हाँ, तो यहाँ भी यही वाला हो रहा होगा। सीक्वेंस गलत है तो n+l और ऑफ बो, ये दोनों एक साथ लिखते हैं, ये वाले वायोलेट हो रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? 1s2 2s2, खत्म हो गई बात। अब तीसरा देखो, तीसरे में हुंड्स रूल बड़ी आसानी से पहचान में आ जाता है। यस सर, XYZ लिखा यस हुआ है। सर। हुंड्स रूल में अलग अलग तोड़ के दिया हुआ होगा हमेशा XYZ आपको, तो XYZ लिखा हुआ नजर आ रहा है तो आंख बंद करके कुछ मत देखना, ये बता देना कि हुंड्स रूल वायोलेट हुआ, खत्म हो गई। ठीक है, ओके सर। ओके सर। अब सही कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2। अच्छा, अब जब सही करोगे ना तो सही भी तुम्हें इनको तोड़ी भी सूरत में सही करना होगा, ये नहीं कि इनको सबको साथ मिला दो। तो 3px X1 3py और 3pz क्या होगा? 3px 1 3py तीनों के पास 1 1 1 और 3pz 1। 1, 1। क्योंकि हुंड्स ने यही बताया था कि जब तक जगह खाली होती है इलेक्ट्रॉन अकेले रहना पसंद करता है, पेयर करना पसंद नहीं करता। सही है ना? यस सर। अच्छा, कॉन्सेप्चुअली हुंड्स रूल तो समझ में आ गया होगा और मेरे ख्याल से n+l और ऑफ बो भी समझ में आ गया होगा, सिर्फ पॉली समझ नहीं आया होगा। यस सर। ऐसा ही है? यस सर, बिल्कुल। जी सार? सर। यस सर। ओके, अब पॉली सुनो। पॉली ये कह रहा था कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। ठीक है, अब आ जाओ जरा 2s3 पर। 2s3 में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तीनों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ए, इलेक्ट्रॉन बी और इलेक्ट्रॉन सी के जरा क्वांटम नंबर्स लिखो। चार होंगे इसके भी, n l m s, इसके भी चार होंगे, n l m s, इसके भी चार होंगे, n l m s। प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। ठीक है, अच्छा अब मुझे जरा बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? n क्या होगा? N2 होगा। जो नहीं। नंबर लिखा हुआ बड़ा वाला नजर आ रहा है ना, वो n होता है हमेशा, शेल का नंबर होता है, तो वो यस सर। 2। यस सर, 2। इसमें भी 2, इसमें भी 2, सही है। अच्छा, अजीमुथल क्या होगा? एक नंबर छोटा होगा, 1 होगा। नहीं यानी यस 1 सर। होगा। नहीं 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 नहीं, वो तो हम टोटल नंबर ऑफ 0 होगा। मोहल्ले बताने के लिए करते हैं ना, 0 होगा। याद रखो, 0। 0 का मतलब होता है S, 1 का मतलब होता है P, 2 का मतलब होता है D, 3 का मतलब होता है F। ठीक है, और वो जो एक कम वाली बात है ना, वो मोहल्ले बताने के लिए कि किसी शेल में मोहल्ले हैं कितने। P की बात तो तब आएगी ना जब S होगा, तब आएगा ना P, वो ऐसे पता चलता है। ओके। S की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 0 0। 0 0। ठीक है, अच्छा S में घर एक ही होता है, यानी कि जो अजीमुथल की वैल्यू होती है वही मैग्नेटिक की वैल्यू भी होती है ना, तो 0 0 0। सही है, यहां तक बात यस समझ में आ सर। गई? अच्छा, अब आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा +½ एक इलेक्ट्रॉन माइनस वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा -½ तीसरा इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा बताओ? तो तीसरा इलेक्ट्रॉन प्लस होगा। में। 3 इलेक्ट्रॉन है ना, एक घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, प्लस दूसरा में घूम रहा है, घूमेगा। अगर तुम कह रही हो क्लॉकवाइज तो 4 क्वांटम नंबर्स कैसे सेम हुए? और अगर तुम्हारा जवाब है -½ तो फिर मुझे बताओ कि 4 क्वांटम नंबर्स कैसे सेम हुए?
सर प्लस माइनस हाफ। सही। प्लस माइनस। अरे बेटा प्लस माइनस कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन एक उधर महवर भी में जो घूमे उधर भी हाँ घूमे। सर, दो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है ना बेटा। ये मतलब वो ट्विस्टर थोड़ी चल रहा है कि आप एक मरतबा में यूं घूम गए, अगली मरतबा में यूं घूम गए। कभी ऐसा देखा है? मतलब जमीन यूं, अगर सूरज है और जमीन ने यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया तो जमीन यूं ही घूम के आती है, और अगली मरतबा जब चक्कर लगाती है ना बेटा, यूं ही लगाती है। कभी ऐसा नहीं होता यहाँ पे साल खत्म हुआ, चल मेरा भाई वापस घूमना शुरू। ओके सर। सही है भाई? यस सर। बाहर निकल जाएगा, बाहर छोड़ कहाँ के निकल- चला जाएगा इन सबको। नहीं तो बस बाहर नहीं निकल जाएगा। जाएगा सर, तंग आ गया होगा। हाँ सही है, वो 2s2 हाँ। और 2p1 होता है, वो इधर आ जाएगा। यस सर। अब समझ में आ गया कि किस तरीके से इसमें चारों क्वांटम नंबर सेम हो रहे थे। 3 सेम हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 सेम हुए ना तो प्रॉब्लम है। 4 सेम हो ही नहीं सकते। एक एटम में अगर 100 इलेक्ट्रॉन भी है ना बेटा, तो उन 100 इलेक्ट्रॉन के भी चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं होंगे। 3 बराबर तो सर ये दो जो, तक नहीं हो सकता है। तो 2s3, तो तो ये लिखना तो गलत है ना सर? तो हाँ तो बेटा सवाल ही तो यही था ना, उसने तो ये सवाल ही आपको यही दिया था ना कि व्हाट रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर वायोलेटेड। उसने सही। कबूल किया है कि मैंने गलती की हुई है। अब गलती अच्छा अच्छा, किस हिसाब से की हुई है ये तुम बता दो। सही। समझ गए भाई? हाँ समझ यस गया। सर। तो अब ये जो तीसरा वाला है ये इसी का रिपीटेटिव ही है, थोड़ा सा इसमें स्लाइड सा चेंज है। तो मैं चाहूंगा कि ये वाला, अब मैं इसमें आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, इसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा रूल, कौन सा प्रिंसिपल किस तरीके से वायोलेट हुआ। ठीक है भाई? तो पहली कॉन्फ़िगरेशन देख लो और पहली कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मुझे बताओ क्या हो रहा है। ये पॉली है। सर ये पॉली। पॉली है। पॉली है वन सर। कैसे पहचाने? कैसे पहचाने? पहचान क्योंकि के 2s3 इसकी नंबर एक इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा एस में लिखा 2 हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बस जितने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जगह है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो पॉली है। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते रहना। ठीक है? अच्छा जी, अब ये सही। बी बताओ। बी ये एफ अल्फा। यस सर, n+n और वो है ऑफ। क्योंकि सीक्वेंस में मसला है। ये दोनों है, n+l और ऑफ बॉक्स। पता है क्यों? शुरू 1 से होता है ना, 1s से होता है, इसमें डायरेक्ट 2 से कैसे? यस यस सर। सर। यस सर। सही है। अच्छा अब तीसरा वाला बताओ। ये भी ये ये भी अल्फा ही है। सीक्वेंस में मसला है यस इसमें, सर। ये वो। ये भी सीक्वेंस वही में है, मसला है। ये भी वही है। वेरी गुड। और डी वो हुंस है। सर ये हुंस। ये होना है। होना क्या चाहिए था उसूली तौर पे? 2px1 2py। 1s2 X यस वन सर। और सर फिर और Z 2z 0 होना चाहिए था फिर। हाँ वो फिर वो Z की लिखा पावर। नहीं है कंटिन्यूटी में। करेक्ट जो आएगा वो आएगा अच्छा। 1s2 2s2 2px1 और 2py1। और जब 2py1 तक लिख दिया तो फिर 2pz लिखना जरूरी है, 2pz 0। जीरो करना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। ओके सर। तो इस हिसाब से आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 मेरी जानिब से तो हो गया पूरा। अच्छा अब एक सवाल ये और है, जरा इसको भी देख लो, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, करोगे तुम लोग खुद। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी बाय n+l रूल। n+l रूल के मुताबिक इन ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रखो, यानी सबसे कम पहले आएगा, सबसे कम एनर्जी वाला उससे ज्यादा, इस तरीके से चलेगा। तो ये जो सारे बड़े नंबर है ये n है, और ये जो ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं ये l है। प्लस करके सबके वैल्यूज देख लेना। अच्छा हो सकता है दो वैल्यूज सेम आ जाएं, तो सेम वैल्यूज के अंदर आप दूसरा वाला पार्ट अप्लाई करना n+l रूल का। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि अगर दो वैल्यूज सेम होंगी, ठीक है, तो यस सर। वैल्यू n की छोटी होगी वो कम एनर्जी वाला होगा। सही है ना? तो चैप्टर 3 यस की सर। असाइनमेंट इतने ज्यादा मेरे ख्याल से परेशान कुन नहीं है, इजी है। क्या ख्याल है? यस सर। सर एक बात पूछनी है। पूछिए। सर ये आप जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सर ये आप कब करवाएंगे? चैप्टर 4 में। चैप्टर 4 में। ओके। ठीक है, क्योंकि इसको यस सर। थोड़ा सा समझने के लिए आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरा आसानी से समझ में आ जाती ओके सर। सर सर आप क्या तो चैप्टर 3 में से जो वो है इम्पोर्टेंट डेरिवेशन वो बता सकते हैं? है। बेटा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मेरे हिसाब से जो इसमें डेरिवेशन हैं वो 3 है, ठीक है। एक 3 है आपके सही। पास रेडियस की, एक है एनर्जी की, और एक है डिफरेंस ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, इन तीनों की। मतलब पेपर में जब सवाल आया है ना माजी में, तो वो इन 3 मतलब इन डेरिवेशंस को इन 3 टुकड़ों में तोड़कर इसने पूछा। यानी कि अभी रेडियस पूछ लिया, कभी एनर्जी पूछ ली, कभी ओके डिफरेंस ऑफ एनर्जी से मामला शुरू करके वेव नंबर तक पूछ लिया। सर और सही। इसमें से समझ नहीं आ रहा कि वो पता नहीं कोई जी बेटा। अच्छा और सर, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला जो टॉपिक है, जी बेटा बोलिए। सर ये सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला जो टॉपिक है, ये कितना इम्पोर्टेंट है पास पेपर के लिहाज से? बेटा पास्ट पेपर्स के लिहाज से मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके चांसेस कितने हो सकते हैं? आई डोंट थिंक सो कि इसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मतलब अगर मैं पेपर बनाऊंगा तो मैं पहले बोहर को और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को देखूंगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्वेश्चंस को देखूंगा, और उसके बाद अगर अच्छा मौका मिलेगा तो मैं स्पेक्ट्रम की तरफ जाऊंगा, सही। ठीक है। और कोई सवाल? ओके सर। यस सर।